अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स 101 जो फाइनल टर्म है उससे रिलेटेड हमारे पास लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक लेक्चर्स जो वो इंक्लूडेड हैं इस दफ़ा। तो सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस वीडियो का जो है हमारे पास है पार्ट 1। इसके बाद हमारे पास बाकी की वीडियोस भी आएंगी, तो उसको भी आपने लाजमी देखना है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं हो सकती। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास हैंड आउट से बाकायदा एक एक लाइन में आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊँगा। तो आप लोगों की हैंडआउट्स की प्रिपरेशन अगर हो गई तो आप समझो 80% आपकी प्रिपरेशन जो है वो ऑलरेडी डन हो चुकी है। बाकी जो 20% है वो आप जो है कुछ MCQs ऐसे आते हैं जो कि हमें हम आंसर डायरेक्ट नहीं दे पाते। तो अगर आप वो इन MCQs को उसी तरह से स्टेटमेंट्स रीड करोगे तो वो आप पास पेपर्स और रिपीटेड कर सकते हो, जो मैं ऑलरेडी MCQs अलग से अपलोड कर चुका हूँ फिज़िक्स 101 के, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये जो वीडियोस बन रही है फिज़िक्स 101 की, ये लेक्चर वाइज बनेगी, लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक, और हर एक वीडियो में हमारे पास 4 to 5 चैप्टर्स जो है वो कवर किए जाएंगे। तो उनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सब्जेक्टिव हो या MCQs हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई जाएंगी। तो साथ में अपने नोटबुक को ओपन करके रख देना है और मेन पॉइंट्स जो वो आपने नोट करते जाना है, क्योंकि VU का पेपर हैंड आउट से ही आता है। तब यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहली वीडियो थी, इसके अंदर इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि सीरीज़ वाइज बाकायदा प्रॉपर चीज़ों को देखते हैं, और कुछ होते हैं जो कि बीच बीच में से निकल जाते हैं। तो वो जो है इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं जिनको निकलना है, और बाकी वीडियोस भी जो है वो इसी तरह से अलग अलग आती जाएंगी। तो तकरीबन 5 से 6 पार्ट बनेंगे अगर मैं हर एक वीडियो में जो 4 to 5 चैप्टर्स जो है वो लेक्चर्स जो है वो कवर करूँ। तो यहाँ से हमारे पास लेक्चर नंबर 19 शुरू हो रहा है, इसको आपने गौर से पढ़ना है, और यहाँ से मैं जो चीज़ें बताए जा रहा हूँ वो आपने नोट कर देनी है। खुद से बंदा रीडिंग नहीं कर सकता, ज़ाहिर सी बात है, हर कोई रीडिंग नहीं करना चाहता और हर किसी को पसंद नहीं होती। मुझे खुद भी नहीं पसंद, लेकिन मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, और इसीलिए मैं जो है इस लेक्चर जो है आपके सामने रीड करके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। तो सही है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ से आपने चीज़ों को नोट करते जाना है। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, साउंड वेव्स कोरिस्पॉन्ड टू लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी। तो ये जो लाइन है हमारे पास, कौन सी वेव्स हमारे पास कोरिस्पॉन्ड करती है, और जो ऑसिलेशन होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ऑसिलेशन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होती है ऑफ डेंसिटी। और दूसरा क्या है, कौन कोरिस्पॉन्ड करता है, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव कोरिस्पॉन्ड करता है लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी का। तो ये साउंड वेव्स आपको याद रखना है कि कौन सी वेव्स होती हैं, और दूसरा हमारे पास ऑसिलेशन कौन सी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ साउंड वेव्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट। अगर हमारे पास साउंड वेव्स जो है वो लेफ़्ट से मूव करेगी राइट की तरफ, ये चीज़ आपने याद रखना है। आपके पास जो है वो उसके अंदर राइट टू लेफ़्ट आ गया, फ़र्ज़ करें राइट टू लेफ़्ट आ गया, तो आपके हैंडआउट्स में राइट टू लेफ़्ट है ही नहीं। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो हमने माइंड से देखनी होती है, हैंडआउट्स को रीड करना उसके लिए ज़रूरी होता है कि बुक के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ है। तो उससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा तो आपके कुछ ऑप्शन ऑलरेडी एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो आप इजीली सही आंसर लिख पाओगे। तो क्या है हमारे पास, इफ़ साउंड वेव्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हमारे पास साउंड वेव्स लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, एज यू लुक अलोंग दिस डायरेक्शन, अगर आप इस डायरेक्शन को गौर से देखें, यू विल फाइंड द डेंसिटी ऑफ एयर ग्रेटर इन सम प्लेसेस एंड लेस इन अदर्स। तो हमारे पास जब साउंड वेव्स मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो ऐसी सूरत में हमारे पास, अगर हम इस डायरेक्शन को गौर से देखें, तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि जो डेंसिटी है हमारे पास, एयर की डेंसिटी जो है वो कुछ जगह पे ज़्यादा थी और कुछ जगह पे कम होगी। तो ये यहाँ पे एक MCQ बन गया। जब साउंड वेव्स लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो हमारे पास, अगर हम उसके अंदर गौर करते हैं, तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ एयर थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, कम थी, कुछ जगह पे ज़्यादा थी, कुछ जगह पे कम थी। तो इस तरह का MCQs बना देंगे। अगर आपने पढ़ा होगा हैंड आउट से तो आप इसका आंसर दे पाओगे। और इस लेक्चर नंबर 19 के शुरू के 2-3 पैराग्राफ पूरे के पूरे MCQ से भरे पड़े हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मूव करते हैं तो ऐसी सूरत में डेंसिटी ऑफ एयर कुछ जगह पे ग्रेटर होगी और कुछ जगह पर कम होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, एक छोटा सा MCQ है जो कि इंपॉर्टेंट MCQ, कि साउंड वेव्स क्या कैरी करता है। तो साउंड वेव्स हमारे पास कैरी करता है एनर्जी को। नेक्स्ट हमारे पास MCQ यहाँ से एक और बन सकता है, हमारे पास है द मिनिमम एनर्जी दैट होमियंस कैन हेयर इज़ अबाउट। तो जो मिनिमम एनर्जी जो होमियंस जो वो हेयर कर सकते हैं वो कितनी होगी हमारे पास, तो ये आपने याद रखना है, यूनिट के साथ इस वैल्यू को आपने याद रखना है। वो हमारे पास है एक्सपोनेंट -12 वॉट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एज इट इज़ यूनिट के साथ आपको याद होना चाहिए। पेपर में सेंटीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, या फिर एक्सपोनेंट -12 की जगह एक्सपोनेंट -13 कर देंगे, -10 कर देंगे, 11 कर देंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू यूनिट के साथ याद होनी चाहिए, एक्सपोनेंट -12 वॉट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड आई नोट। और जो ये वैल्यू हमारे पास है इसको क्या बोलते हैं, आई नोट। और आई नोट क्या है हमारे पास, और ये आई नोट जो है उसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड ऑफ
हियरिंग। तो आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज़ आई नोट, या फिर आपसे बोलेंगे कि MCQs के अंदर ही पूछेंगे व्हाट इज़ आई नोट, या फिर आपको बोलेंगे व्हाट डज़ दिस सिंबल आई नोट मीन। तो आगे नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ ये, या कुछ भी ऐसे लिख देंगे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको करेक्ट आंसर क्लिक कर दो कि ये किस आई नोट के हमारे पास थ्रेशोल्ड है हियरिंग का। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पहला पैराग्राफ पूरा ही पूरा इंपॉर्टेंट था, तो इसको मैंने रीड करके आपको बता दिया। अब मैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, जो जो नहीं होंगी, और जो जो चीज़ें मैं नहीं बता सकता, उसको आपने कहाँ से करना है, सब्जेक्टिव के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये फिलहाल MCQs चल रहे हैं, साथ में जहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे मैं वहाँ पर आपको वो भी बता दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अगर मैयर करना चाहते हैं तो हम क्या यूनिट यूज़ करेंगे, तो हम क्या यूनिट यूज़ करेंगे, वी यूज़ डेसिबल्स। तो जो साउंड की इंटेंसिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास डेसिबल्स। आगे क्या लिखा हुआ है, डेसिबल्स dB। तो डेसिबल्स की हमारे पास जो सिंबल आ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए कि dB से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स में dB। डी डेसिबल्स आर अ रिलेटिव मैयर। डेसिबल हमारे पास एक रिलेटिव मैयर है टू कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट साउंड्स विद वन अनदर। तो सबसे पहले हमारे पास आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि डेसिबल को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, डेसिबल आर द रिलेटिव मैयर। तो डेसिबल को हम मैयर करते हैं ताकि डेसिबल हमारे पास जो एक रिलेटिव मैयर है जो कि हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। क्या चीज़ कंपेयर करने के लिए, इंटेंसिटी को कंपेयर करने के लिए। किस चीज़ की इंटेंसिटी, डिफरेंट साउंड्स की इंटेंसिटी विद वन अनदर। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि हम जो है डेसिबल्स जो है वो हमारे पास रिलेटिव मैयर है जो कि टू कंपेयर, ताकि हम कंपेयर कर सकें किस चीज़ को, द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट साउंड्स की इंटेंसिटी को कंपेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। तो ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर हर एक का अलग अलग आता है, तो उसके अंदर कंप्यूटर की मर्ज़ी किस चैप्टर से कौन सी लाइन उठाकर आपको दे दे। तो ये किसी को आ जाएगी, किसी को नहीं आएगी। तो हमने सब के लिए सोचना है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पेपर में कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। तो VU में सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप बोल रहे हो सकता है वही आपके पास पेपर में आ जाए। आगे ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो फार्मूले की तरफ मैं नहीं जाने वाला। बुक के अंदर जितने भी फार्मूलाज लिखे हुए हैं तो आप समझ लो कि 1 से 2 MCQs तो वहाँ से आपके पक्के बनेंगे। तो फार्मूलाज आपने पहली फुर्सत में याद कर लेने, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि हर एक फार्मूले को याद करना है आपने, सिर्फ उन फार्मूलाज को आपने देखना है जिनके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। जिनके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उन फार्मूलाज को आपने लाजमी याद करके जाना है, और साथ में उनके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करके जाना है ताकि मसला ना हो। ये अब इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, तो आगे आगे मैं नहीं बताता जाऊँगा, क्योंकि ये पहली वीडियो है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे क्या है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ साउंड का लिखा हुआ है। याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। चॉइस होती है MCQs के अंदर, लेकिन आपकी बाकी चीज़ें जो है वो फिर 100% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टिपिकली ऑन अ स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक। अब ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर से हमारे पास 3 MCQs जो है वो आपके पास बनकर आ सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो टिपिकली ऑन अ स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक, बगैर ट्रैफिक के हमारे पास जो स्ट्रीट्स में यानी गलियों में जो साउंड का लेवल होता है वो कितना होता है। तो साउंड का आपने यूनिट देख लिया क्या था, हमारे पास साउंड जो है वो डेसिबल में होता है, और हमने ये क्या बताना है कि साउंड का लेवल क्या होगा जब स्ट्रीट पर ट्रैफिक ना हो, तो वो हमारे पास होगा 30 डेसिबल। आगे क्या लिखा है, जब हमारे पास अ प्रेशर ऑन क्रिएट्स, तो नॉर्मल हमारे पास जब ट्रैफिक ना हो तो हमारे पास साउंड का लेवल 30 डेसिबल होता है, और जब ये ऑन शुरू हो रहे हो या पाँ की आवाज़ें आ रही होती है तो ये जो साउंड का लेवल है 30 से ये इंक्रीज़ होके 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है। ये यहाँ ऑन की वजह से जब बार बार हमारे पास ऑन बजते हैं बाहर, तो इसकी वजह से ये जो डेसिबल हमारे पास होता है ये 30 से जाके 90 तक पहुंच जाता है। और आगे क्या लिखा है, एंड सीरियस एयर डैमेज हैपन्स अराउंड। और हमारे पास जो सीरियस एयर डैमेज है यानी हमारे कानों को जो नुकसान पहुंचता है वो कौन से साउंड के लेवल पर पहुंचता है, तो वो 120 डेसिबल तक पहुंच जाएगा। जब ये शोर इतना बढ़ेगा कि ये 120 तक पहुंच जाएगा तो हमारे पास ये खदशा होता है कि हमारे पास एयर डैमेज, कोई सीरियस एयर डैमेज का मसला ना हो जाए। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इस चैप्टर के अंदर। अब नेक्स्ट में जा रहा हूँ, तो यहाँ से जो भी चीज़ें शुरू हो रही है पॉइंट नंबर 3 से, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे समझ नहीं आने वाली, और इसके अंदर से एज इट इज़ लाइन भी उठाकर VU वालों ने नहीं देनी आपको। तो इसको आपने एज इट इज़ समझ लेना है, या तो आप इसका लेक्चर देखो, यूट्यूब पर सर्च करो डिटेल के अंदर कि इन लाइनों का मतलब क्या है हमारे पास। तो इनको अगर आपने समझ के नहीं आप गए, एज इट इज़ लाइनें रट के भी चले जाओ तो फिर भी आपका काम नहीं होने वाला। तो इसको आपने समझ लेना है। तो यहाँ से नंबर 3 पॉइंट से लेकर हमारे पास
ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूलाज जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनको आपने समझ लेना है। ये यहाँ तक डी पॉइंट तक आपने इसको समझ लेना है। जो भी फॉर्मूलाज और स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये आपने समझनी है। ये एज इट इज़ उठाकर आपको वो वी वाले नहीं देंगे। इसको जिसने समझ लिया वी वाले, उसको अपनी मर्ज़ी से आपको एज इट इज़ पॉइंट दे देंगे। अब जिसने पढ़ा होगा तो वो एज इट इज़ उसको आंसर कर देगा, अदरवाइज़ कोई भी इसको आंसर नहीं कर सकता जो ये स्टेटमेंट रीड करके ऐसे उठ के चला जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास डॉपलर इफेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है और हो सकता है कि लॉन्ग में भी आ जाए। तो शॉर्ट में अगर डॉपलर इफेक्ट आता है तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से, क्या चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो आपसे पेपर में क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन वो खुद ही लिख देंगे, नीचे बोलेंगे ये कौन सा इफेक्ट है या फिर ये किस चीज़ की स्टेटमेंट है, डॉपलर इफेक्ट है या फिर कोई और। मान के चलो आपके बुक के अंदर मल्टीपल्स लिखी होंगी, हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, साइंटिस्ट होंगे, मुख्तलिफ इफेक्ट्स होंगी, तो थ्योरीज होंगी, लॉज होंगी, तो वो उनके नाम लिख देंगे। तो आपको उसके अंदर से बताना है। अब जिसको रीडिंग की नहीं है, जिसने हैंड आउट्स की, तो उसको पता ही नहीं होगा डॉपलर भी लिखा हुआ था हमारी बुक के अंदर या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास, द रिलेटिव मोशन बिटवीन source and observer causes the observer to receive a frequency that is different from that emitted by a source. One must distinguish between two cases. तो हमारे पास ये वन मस्ट को आपने छोड़ देना है। ऊपर वाली डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, एज इट इज़ याद होनी चाहिए। अगर आपसे शॉर्ट में पूछे कि भाई व्हाट इज़ डॉपलर इफेक्ट, तो आप जो है वो डिफाइन करके बता सको। ये एज ए डेफिनेशन भी आ सकता है। 2-3 डेफिनेशन आपसे शॉर्ट में पूछी जाएंगी। फ़र्ज़ करो डॉपलर इफेक्ट पूछ ली और 2 और डेफिनेशन पूछ लेंगे, या फिर आपको बोलेंगे एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट। सही है, शॉर्ट में इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछते, या तो इसको अलग से डेफिनेशन में पूछ लेंगे, या फिर डॉपलर इफेक्ट के अंदर दूसरा सवाल आ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि रिलेटिव मोशन जो होता है हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, जो कि कॉज करता है ऑब्जर्वर को कि वो रिसीव करे फ्रीक्वेंसी जो कि डिफरेंट है इमिटेड, यानी जो सोर्स ने इमिट किया उस वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास उससे डिफरेंट है। तो अब हमारे पास डॉपलर इफेक्ट के अंदर डेफिनेशन होगी, लेकिन इसके अंदर हमारे पास मजीद कुछ केसेस हैं। तो 3 हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि एक है हमारे पास जब मूविंग ऑब्जर्वर सोर्स एट रेस्ट। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि एक होता है हमारे पास ऑब्जर्वर और दूसरा हमारे पास होता है सोर्स, यानी ऑब्जर्वर और सोर्स, ये 2 चीज़ें हमारे पास इसके अंदर है। और इसके अंदर 3 केसेस हमारे पास आते हैं। एक है जब हमारे पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा और सोर्स जो है वो रेस्ट पे होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो सोर्स जो है वो मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ऊपर क्या था, ऊपर था हमारे पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, नीचे क्या है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ऊपर सोर्स जो है वो रेस्ट में था, यहाँ पर सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर, सोर्स भी मूव कर रहे हैं और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको एज इट इज़ समझ के आपने करना है, क्योंकि ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। आपसे पूछेंगे कि हमारे पास जो 3 केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट के वो कौन से हैं। सही है, एक मूविंग ऑब्जर्वर है, दूसरा सोर्स एट रेस्ट है। एक है हमारे पास मूविंग सोर्स, दूसरा क्या है ऑब्जर्वर एट रेस्ट, तीसरा क्या है मूविंग, दोनों मूव करेंगे ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी। तो पहला हमारे पास क्या है, मूविंग ऑब्जर्वर और सोर्स एट रेस्ट। तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, इफ़ द ऑब्जर्वर वॉज एट रेस्ट, द नंबर ऑफ वेव्स शी वुड रिसीव क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लड़की बनी हुई है, यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको आपने डिटेल में समझ लेना है। तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, द नंबर ऑफ वेव्स शी वुड रिसीव इन टाइम टी वुड बी स्मॉल टी बाई कैपिटल टी और वी टी बाई लेमडा। बट इफ शी इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स विद स्पीड वी नॉट एज इन अबाउ फिगर, द एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड इज ऑब्वियसली वी नॉट टी बाई लेमडा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, 2 से 3 MCQs आपके बन सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो तो नंबर ऑफ वेव्स जो कि रिसीव होंगे इन टाइम टी वो कितने होंगे। तो ये आपसे ब्लैंक में पूछा जाएगा कि स्मॉल टी बाई टी होगा या फिर कैपिटल टी बाई टी होगा या फिर कुछ और ऑप्शन दे देंगे, या फिर आपसे ये वी टी बाई लेमडा भी ऑप्शन में लिख देंगे और आपसे बोलेंगे कि बोथ ऑफ द अबाउ स्मॉल टी बाई कैपिटल टी या वी टी बाई लेमडा, या फिर स्मॉल टी बाई टी हटा देंगे। ये दोनों आंसर हमारे पास करेक्ट है। इन दोनों में से आपने कोई एक जो है वो क्लिक कर देना है। अगर दोनों आएंगे तो बोथ पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास मूविंग कर रही है, यानी वो लड़की जो है मूव कर रही है टुवर्ड्स द सोर्स की तरफ मूव कर रही है एक स्पीड के साथ, वो स्पीड हमारे पास क्या है, वी नॉट। तो जो एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स होंगे रिसीव होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली तो वो जो फॉर्मूला आपके पास होगा, यानी वो जो कलेक्टिवली आपने एक साथ लिखना है वो हमारे पास क्या है, वी नॉट टी बाय लेमडा होगा हमारे पास। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि वो कौन सा हमारे पास होगा, वी नॉट टी बाई लेमडा। तो ये भी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, याद करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब मूविंग सोर्स यानी सोर्स मूव करेगा और ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा। अब क्या लिखा हुआ है, एज द सोर्स रन्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्व, तो हमारे पास जैसे ही सोर्स रन करता है ऑब्जर्वर की तरफ, मोर वेव्स विल हैव टू पैक टुगेदर, तो क्या होगा, ज़्यादा वेव्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ पैक्ट होंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब हमारे पास सोर्स रन करता है ऑब्जर्वर की तरफ, तो जो वेव्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा पैक होंगे आपस में। तो ये भी ब्लैंक बन सकता है, और हर वेवलेंथ यहाँ तक हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दे और साथ में आगे क्या लिख दे, तो इसी सूरत में ईच वेवलेंथ इज़ रिड्यूस बाय, तो इसी सूरत में हमारे पास जो हर एक वेवलेंथ है वो कितना रिड्यूस होगा, तो VS/V। तो ये भी आपसे ब्लैंक में पूछा जा सकता है, तो पीछे से ये पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, विल हैव टू पैक टुगेदर तक। आगे आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताओ अब ईच वेवलेंथ जो है हमारे पास वो कितनी रिड्यूस होगी, तो VS/V में। आगे क्या लिखा हुआ है, सो द वेवलेंथ सीन बाय द ऑब्जर्वर इज, तो इसी सूरत में हमारे पास जो वेवलेंथ हमने देखी ऑब्जर्वर की तरफ से, सीन ऑब्जर्वर ने जो देखी वेवलेंथ, तो वो क्या है, लैम्डा डैश है, और वो किसके इक्वल है, V/V माइनस VS/V। तो आगे हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप कर लो। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा केस है जो कि है मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एज यू कैन इजीली सी द अबव टू रिजल्ट आर स्पेशल केसेस ऑफ दिस। तो ये मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर से रिलेटेड कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, इसका आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यहाँ से याद रख लेना है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 19। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। चीज़ें सिंपल होती हैं, एक दफ़ा आपने लेक्चर देख लिया इसका मतलब ये नहीं है आपको चीज़ें आ गई, आपने इनको नोट करते जाना है। पेपर में जाओगे पता भी होगा कि ये आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है ये नहीं बता पाओगे। तो वो करेक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो आपने साथ साथ अपने नोटबुक के अंदर ये पॉइंट्स नोट करते जाने हैं कि भाई पिछले चैप्टर लेक्चर नंबर 19 में मैंने क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 19 में हमने पढ़ा कि स्ट्रीट पे साउंड के लेवल्स क्या होते हैं। नॉर्मल स्ट्रीट, अगर ट्रैफिक नहीं है, अगर ट्रैफिक है, हॉर्न बज रहे हैं डस डस करके, तो वो हमारे पास लेवल क्या हो जाएगा, और सीरियस एयर डैमेज कब होगा। उसके बाद हमने बाकी चीज़ें देखी, डॉपलर इफेक्ट को देखा। उसके बाद हमने मज़ीद चीज़ें देखी जो कि टॉप में हमारे पास पहले पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास क्या था कि साउंड क्या कोरिस्पॉन्ड करता है। साउंड से रिलेटेड हमने देखा कि साउंड वेव्स क्या कैरी करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं। जो मिनिमम एनर्जी हम ह्यूमन्स जो है वो ईयर कर सकते हैं वो कितनी होती है। I0 को हम क्या कहते हैं, अगर साउंड लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो इसी सूरत में हमारे पास जो डायरेक्शन है वो डेंसिटी ऑफ एयर की वो क्या होगी, कुछ जगह पे ज़्यादा होगी, कुछ जगह पर कम होगी। तो ये हमने लेक्चर नंबर 19 के अंदर देखा। बज़ाहिर देखो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें शॉर्ट वर्ड्स में तो ये 30 सेकंड की चीज़ है, लेकिन आपने इसको नोट करके लिखना है क्योंकि आप पहली दफ़ा देख रहे हो। तो अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं पहली दफ़ा चीज़ों को गेट नहीं कर सकते। पॉइंट्स को नोटबुक के अंदर लिख दो, लेक्चर ख़त्म हो गया वीडियो रोक दो, पहले उनको रीड करो, उनको रटो, सही से याद करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाओ। तो अब लेक्चर नंबर 20 मैं शुरू कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वो लेक्चर नंबर 20 है और इस लेक्चर नंबर का नाम हमारे पास है वेव मोशन। तो वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट की हो चुकी है, अब मैं इसको रोकने वाला नहीं हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने कही थी आपसे कि 4 से 5 लेक्चर मैंने करने हैं तो वो अब करने हैं। आप देख सकते हो तो देखो, जाहिर सी बात है जिनको देखना है तो वो देखेंगे। अब जिनको नहीं देखना उन्होंने तो वैसे भी 5 मिनट की वीडियो को भी स्किप कर देना है और 20 मिनट की वीडियो को भी स्किप कर देना है। अब ये वीडियो जितनी भी लंबी हो रही है मैं इसको खींचता जाऊँगा क्योंकि चीज़ें जो है मैंने वो कंप्लीट करनी है चाहे जो भी हो जाए। अब लेक्चर नंबर 20 आ चुका है वेव मोशन का। वेव मोशन हमारे पास क्या है इसको देखते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ऊपर जो साउंड वेव्स हमने देखा था, साउंड वेव्स कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी और यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स भी है। ये देख लिया आपने, 9th-10th में पढ़ा होगा कि वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अब वीयू में आ गए, अब साउंड वेव्स पूछा जा रहा है तो वो कौन सी होती हैं वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये आपने याद रख लिया। तो वही चीज़ है, वेव्स होंगी, आप भूल जाओगे कि वेव्स कौन सी थी, सिंपल सी बात है। अब वेव्स मोशन को डिस्कस करते हैं, पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। लेक्चर 19 हो चुका है, तैयारी हो चुकी है, लेक्चर 20 की तरफ बढ़ते हैं। वेव मोशन इज़ एनी काइंड ऑफ सेल्फ रिपीटिंग पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि वेव मोशन क्या है हमारे पास, इज़ एनी काइंड ऑफ, यानी ये किसी भी काइंड, कौन सी काइंड, पीरियोडिक भी हो सकती है या फिर ऑसिलेटरी मोशन की एक हमारे पास एक काइंड जो कि सेल्फ रिपीटिंग हमारे पास काइंड। आगे क्या लिखा है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, सेल्फ रिपीटिंग यानी रिपीट होता रहता है, जो कि हमारे पास पीरियोडिक भी हो सकती है फिर ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी वन पॉइंट टू अनदर। और हमारे पास नेक्स्ट
बताया गया है कि वेव्स मोशन की हमारे पास कितनी काइंड्स होती हैं, तो वेव्स मोशन की हमारे पास 2 काइंड होती है। तो सबसे पहली काइंड हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आपसे शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, भाई वेव मोशन को डिफाइन करो और उसकी जो 2 टाइप्स हैं उनके नाम लिखो, या फिर उनको भी साथ में थोड़ा सा डिफाइन कर दो। तो ज़्यादा वीयू में इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, वो क्या पूछेंगे, भाई वेव्स को डिफाइन करो और उनके टाइप्स के नाम लिख दो। तो वीयू में रटे वाला सिस्टम नहीं है, MCQs को आपने रटना है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं लॉन्ग में आप रट सकते हो चीज़ों को, क्योंकि उसमें आपसे कभी कभार डिटेल में चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ये 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली चीज़ें वीयू में नहीं पूछी जाती कि भाई हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जाओ। 3 पॉइंट्स में आपसे एक डेफिनेशन पूछ लेंगे, बाकी टाइप्स के बोलेंगे नाम लिख दो, या फिर आपसे सिंपल पूछ लेंगे 3 नंबर के सवाल के अंदर, भाई वेव्स के जो काइंड्स हैं ना उनके नाम लिख दो। वो भले 2 3 उस वीयू से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बोलेंगे सिंपल सा नाम लिख दो। कम से कम नाम आपको याद होते हैं ना अगर किसी चीज़ के, तो आप 90% पेपर जो है शॉर्ट के अंदर तो कम से कम कर ही सकते हो। और कभी कभार तो लॉन्ग के अंदर भी आपसे सिर्फ और सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछते, वीयू में सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, बस अगर किसी ने हैंडआउट्स 1-2 मरतबा रीड किए हों। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं अब उसको देखते हैं। द ओसिलेशन इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। इस लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास जो ओसिलेशन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ जो वेव ट्रेवल करती है। एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, और इसके अंदर जो ब्लैंक आता है वो हमारे पास ये नहीं आता कि पैरेलल होती है या फिर परपेंडिकुलर होती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर से पूछी जाती है लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कौन सी वेव्स होती हैं, डायरेक्शन किसकी होती है, लॉन्गिट्यूडनल की, और ट्रांसफर वेव्स के अंदर हमारे पास ऑसिलेशन की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, वेव जो ट्रेवल कर रहे हैं उससे। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास साउंड है, स्प्रिंग है और पी टाइप अर्थक्वेक वेव्स। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, आपके हैंडआउट्स के अंदर यही तीनों लिखी हुई हैं, तो यही तीनों आपको याद होनी चाहिए। अब MCQ कैसे बनेगा, आपसे पूछे जाएंगे कि साउंड, स्प्रिंग, पी टाइप अर्थक्वेक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल है, या फिर कोई और 2 वेव्स डाल देंगे, या फिर कुछ ऐसी वेव्स खुद ही बना देंगे जो कि होगी नहीं लेकिन वो आपको ब्लैंक में डाल देंगे। या फिर इस तरह से पूछेंगे कि आपसे बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द ऑसिलेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल्स, या फिर आपसे सिंपल पूछेंगे इन लॉन्गिट्यूडनल फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड, स्प्रिंग, नीचे लिख देंगे रेडियो, लाइट वेव्स, आप बताओ कौन सी है। तो 2 जो ऊपर की थी वो हमारे पास क्या थी, तो आप बोथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो कि ये लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल्स है। तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर एग्जांपल्स MCQ के अंदर डाल देंगे या फिर वेव डाल देंगे, बोलेंगे इनके अंदर बताओ कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल कौन सी है। ये दोनों डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो हमारे पास है रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स और स्ट्रिंग एस टाइप अर्थक्वेक। पी टाइप अर्थक्वेक ऊपर आएगा, नीचे एस टाइप अर्थक्वेक आएगा। इसका अलग से भी आपसे पूछ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमारे पास कौन सी अर्थक्वेक की वेव्स जो है हमारे पास होती हैं, कौन से टाइप की होती हैं, पी टाइप होता है या एस टाइप होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये डिफरेंस आप अपने माइंड में बैठा लो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी नॉट मैटर। साउंड वेव्स कैरीज एनर्जी, याद आया कुछ, साउंड वेव्स कैरीज एनर्जी, तो इसी तरह वेव्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी को, मैटर को नहीं। तो यही पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एज एन एग्जांपल, ईच सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग स्टेज इन अ सेम प्लेस बट द वर्क डन ऑन द स्ट्रिंग एट वन एंड इज ट्रांसमिटेड टू द अदर एंड, वर्क इज डन इन लिफ्टिंग द मास एट द अदर एंड बिलो। तो ये हमारे पास जो लाइन लिखी हुई है इसको आपने समझ लेना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो तभी इस MCQ का आंसर आप दे पाओगे। इसके अंदर से कोई स्टेटमेंट उठाकर नहीं दे सकते। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो स्टेटमेंट वीयू वाले उठाकर दे सकते हैं। जहाँ पर चीज़ें आपको समझनी है तो वहाँ से आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। आप यूट्यूब से जाकर देखते हो या फिर वीयू का लेक्चर देखते हो, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ वो स्टेटमेंट्स आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास, समझने वाली स्टेटमेंट हर एक बुक के अंदर काफ़ी कम है। ज़्यादातर MCQs जो आते हैं वो हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बने बने MCQs ऑलरेडी होते हैं। द हाइट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पर एक और MCQ है हमारे पास, जो वेव की हाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द एवरेज पावर या फिर इंटेंसिटी इन अ वेव। जो हमारे पास एवरेज पावर होता है या फिर इंटेंसिटी वेव के अंदर हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अपने दिमाग के अंदर बिठाते जाना है, इसको रट लो, याद रख लो, दिमाग में बार बार रिपीट करते जाओ ताकि आपको याद हो। तो आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ AT इज इक्वल टू A0 साइन WT, हमारे पास ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है शायद, -kx इज़ अ वेव ऑफ सम काइंड देन A0 इज द एम्पलीट्यूड।
तो ये इतनी ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूले में आपने नहीं जाना है, इसको आप छोड़ दो। अगर इसको करोगे भी फिर भी आपने भूल ही जाना है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अ साउंड सोर्स प्लेस्ड एट द ओरिजिन विल रेडिएट साउंड वेव्स इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। तो अगर हम साउंड के सोर्स को प्लेस करते हैं एट द ओरिजिन, किसी भी ओरिजिन पे के ऊपर हमारे पास, तो वो क्या करता है, वो विल रेडिएट साउंड वेव्स। तो ऐसी सूरत में जो साउंड सोर्स है वो क्या करेगा, साउंड को रेडिएट करेगा। विल रेडिएट कौन सी वेव, साउंड वेव्स को वो रेडिएट करेगा। किस डायरेक्शन में, तो आपसे डायरेक्शन पूछ सकते हैं, इन वन डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। भाई कौन सी डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, इन ऑल डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन में इक्वली जो है वो साउंड वेव्स को रेडिएट करेगा अगर हम साउंड सोर्स को किसी ओरिजिन पर रखते हैं। और ये वेव्स कौन सी होंगी, अब ये आपने याद रखना है कि हमारे पास वीयू के अंदर, या फिर आपको पूरी स्टेटमेंट खुद ही बता देंगे, आगे आपसे पूछ लेंगे रीज़न, या फिर आपसे वो स्टेटमेंट ही आधे में पूछ लेंगे कि वो साउंड वेव जो रेडिएट करेंगे भाई वो कितनी डायरेक्शन में होगी, ऑल डायरेक्शन में होगी, क्या वो इक्वल होंगी या फिर नहीं इक्वल होंगी, तो वो इक्वल होंगी। जो वेव्स हमारे पास रेडिएट कर रही हैं ऑल डायरेक्शन में इक्वली, तो उन वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, वेव्स की टाइप पूछ लेंगे, स्पेरिकल वेव्स होती हैं वो। ये चीज़ आपने माइंड के अंदर बैठा लेनी है कि एक एमसीक्यू के अंदर 4-5 एमसीक्यूज छुपे होते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है कि अब और आपसे पूछ सकते हैं, फॉर स्पेरिकल वेव्स द एम्पलीट्यूड एंड सो द पावर वी कैन इजीली सी वाई दिस सो। तो हमारे पास जो फॉर स्पेरिकल वेव्स जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, अल्फा 1/r, एंड पावर क्या होगा, अल्फा 1/r²। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, कंसिडर करो सोर्स ऑफ साउंड को और ड्रॉ टू स्पेयर करो, P1 को ये करो वो करो। तो ये आपने समझने वाली चीज़ें हैं, तो इतने डिटेल में हमने नहीं जाना। आगे मज़ीद वही चीज़ है, दोबारा से समझने वाली चीज़ है, इसके अंदर मेरे को कोई ख़ास पॉइंट जो वो नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर। आगे यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि हमारे पास जो है kx माइनस WT माइनस फाई इज़ कॉल्ड द फेस एंड फाई इज़ कॉल्ड द फेस कांस्टेंट। तो इसके अंदर आपने चीज़ों को समझ लेना है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो फॉर्मूला अगर आपके पास लिखे kx माइनस, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई, W इसको मैं बोल रहा हूँ WT माइनस फाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द फेस। तो हमारे पास ये जो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है kx माइनस WT माइनस फाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और हमारे पास जो अलग फाई है, यानी जो ये जीरो के ऊपर डैश लगा हुआ है, ये हमारे पास कहलाता है फाई। इस फाई को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कहलाता है फेज कांस्टेंट। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला पूरा फेज है, ये फेज कहलाता है, तो अगर हमारे पास इस अलग फाई को हम लिख दें तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास फेज कांस्टेंट कहलाएगा। और उसके बाद ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको आप समझ लो और उसके बाद आपने इसको रट लेना है अगर कर सकते हो, लेकिन इसको आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, ज़रूरत नहीं है हर एक चीज़ को रटने की। सेम एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंट, तो यहाँ से कोई भी खास जो हमारे पास पॉइंट नहीं है। द फेज कांस्टेंट ओनली मूव्स द वेव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन स्पेस और टाइम। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो फेज कांस्टेंट मूव करते हैं, ओनली मूव द वेव फॉरवर्ड, अगर हमारे पास फेज कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ मूव करता है वेव को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड इन स्पेस और टाइम, सो द वेव इज कांस्टेंट ओनली। इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई लाइन नहीं बन रही। तो यहाँ पर ऊपर जो चीज़ें हैं, द टू डिफरेंट वेव्स ऑफ राइटिंग द सेम एक्सप्रेशन, तो ये इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी ब्लैंक एज इट इज़ मैं नहीं बना सकता, या फिर एज इट इज़ स्टेटमेंट नहीं उठाई जा सकती। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसको आपने समझ के, व्यू वाले आपको जो भी दे देंगे तो आपने उसको खुद ही समझा होगा जो आप तभी आंसर कर पाओगे। तो इसको भी मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि व्हेन टू सोर्सेज आर प्रेजेंट, तो जब हमारे पास दो सोर्सेज प्रेजेंट होंगी तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा, टोटल एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होगा, वो सम होगा टू सेपरेट एम्पलीट्यूड का। समझ आ गई। जब हमारे पास दो सोर्स प्रेजेंट होंगे, व्हेन टू सोर्सेज आर प्रेजेंट द टोटल एम्पलीट्यूड, तो ऐसी सूरत में जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा किसी भी पॉइंट पे, वो सम होगा किस दो चीज़ों का, दो सेपरेट एम्पलीट्यूड का। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, इक्वेशंस हैं, इनको जो है आइंस्टाइन जो है वो समझ सकते हैं, तो वो हम नहीं समझ सकते, तो हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 7 पॉइंट आ चुका है, देयर वॉज नो टाइम इन द लेक्चर टू प्रूव इट बट यू कैन लुक अप एनी गुड बुक टू फाइंड अ प्रूफ फॉर द फार्मूला। तो यहाँ पर व्यू वाले जो है वो एज इट इज़ मुँह से डायरेक्ट बोलते नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बुक के अंदर से आती है या नहीं। तो आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यानी अप टू 95% चीज़ें आपके पास आपके हैंडआउट्स के अंदर, और जो वो व्यू वाले पावर प्लांट बोल रहा हूँ, पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती हैं उसी के अंदर से ही चीज़ें आती हैं आपके पास पेपर के अंदर। वो फिर भी बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि बाकी बुक्स जो है इनको रीड करो, लेकिन आप ये नहीं रीड करते तो वो कहाँ से करोगे। तो पेपर जो आपका ज़्यादातर इसी हैंडआउट्स के अंदर से ही आता है, तो हैंडआउट्स को आपने लाजमी रीड करना है।
यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है v इजिकल टू अंडर रूट बी बाई इसको बोलते हैं रो। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ b हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो b हमारे पास है बल्क मॉड्यूलस, और जो रो लिखा हुआ है ये p जो लिखी हुई है टेडी करके, ये हमारे पास क्या है, ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। तो मीडियम की डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, b बल्क मॉड्यूलस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द स्पीड ऑफ अ पल्स। तो पल्स क्या है, इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। सिंपल सा एमसीक्यूज है, साउंड वेव्स जैसे था कैरी एनर्जी, इसी तरह क्या है पल्स जो है वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी है। और इसके अंदर जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हीट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एंड कुड हैव एनी शेप। तो पल्स क्या है, वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी है और उसका कोई भी शेप हो सकता है। पेपर में पूछेंगे ओवल, रेक्टेंगल, सर्कल या फिर एनी शेप, तो आप बोलोगे ऐसे तो नहीं होगा ओवल रेक्टेंगल, तो आप कोई किसी भी ओवल पे लगा दोगे, क्या किसी पे लगा दोगे, या फिर बोल दोगे कि शेप ही नहीं होता, तो क्या होगा, हमारे पास शेप नहीं होता, शेप किसी भी टाइप का हो सकता है। तो कुड हैव एनी शेप। आगे ये फॉर्मूले लिखे हुए तो इनको हमने नहीं जाना, ये किसी को समझ में मुश्किल है, आ जाए, मुझे खुद नहीं आ रही, किसी और को क्या समझ में आएगी। तो आगे क्या लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, या फिर डी एक्स बाई डी टी माइनस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, इसकी क्या कहलाते हैं, हमारे पास इस फॉर्मूले को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी बिकॉज वी ड्राइव इट यूजिंग द कॉन्स्टेंसी ऑफ फेज। अब ये इसको आपने समझ लेना है, समझोगे कि कॉन्स्टेंसी ऑफ फेज क्या चीज़ होती है, हमने इसको ड्राइव कॉन्स्टेंटी ऑफ फेज की वजह से क्यों किया, कैसे किया, तो ये फेज वेलोसिटी क्यों कहलाते हैं। फिलहाल इतना याद रखो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डी एक्स बाई डी टी माइनस वी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर यही चीज़ बी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास फेज वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 20 भी डन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी को भी देखते हैं लेक्चर नंबर 21 को। नेक्स्ट अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 21 ग्रेविटी, और जो वीडियो है वो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, अब मेरे गले में ख़ुद दर्द हो रहा है, तो 2 लेक्चर अब मज़ीद हमने कवर करने हैं, लेक्चर नंबर 21 और 22, ताकि हमारे पास जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये लेक्चर हमारे पास फिज़िक्स 101 फाइनल टर्म की जो है पहली वीडियो थी, तो इस पार्ट के अंदर ज़्यादा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आइंदा जो वीडियोज़ होंगी उनको हमने कोशिश करूँगा मैं उनको कम से कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर रखूँ, ताकि आप जो है वो कम से कम टाइम के अंदर हैंडआउट्स जो है वो कम्प्लीटली कवर कर सको। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी लॉ की बात हो रही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसको आपने याद रखना है कि आपकी बुक के अंदर ये लॉ भी मौजूद है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहता है, स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 इज f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज़। ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। तो आपसे शॉर्ट में ये स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, 2-3 स्टेटमेंट पूछ सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो ये आपको याद होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी 2 मासेस के दरमियान, तो यहाँ पर वो मासेस इन्होंने ली हुई है m1 एंड m2, तो वो क्या होती है हमारे पास, वो प्रोपोर्शनल होती है m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज़। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रख लो, MCQs में भी काम आएगी, शॉर्ट में भी काम आएगी आपके पास। पुटिंग इन अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो कौन सा कांस्टेंट लगता है हमारे पास, इक्वल टू हम लगता है। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट हमारे पास हमारे पास अल्फ़ाबेट लगता है, तो वो क्या है हमारे पास, पुटिंग इन अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो f प्रोपोर्शनल हमने हटा दिया, तो इसकी जगह हमने इक्वल टू और g लगा दिया, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। आगे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो हमारे पास जो है वो काम की नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये आपने याद रखना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो है हमारे पास एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है एंड नीड्स अ वेरी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट। ये लाइन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट, भाई ये याद रखना है कि g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, बाकी ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं तो इसको आपने देख लेना है। आगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी ऑफ मास m टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज़। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और ये तो आपने लाजमी याद करना है। जहाँ पे फार्मूला लाजमी याद करना है वो मैं बता दूंगा, जैसे ऊपर अंडर रूट बी बाई वो डेंसिटी p करके लिखा हुआ था, जो बल्क मॉड्यूलस के ऊपर नीचे हमारे पास p लिखा हुआ था, तो वो मैंने आपको बताया, वो फार्मूला आप याद रख लो। जो चीज़ें आप याद कर सकते हो वो आपने लाजमी याद करनी है।
ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास MCQ बन सकता है यहाँ से। तो हमारे पास क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विद विच, जो हमारे पास जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है जिसके साथ अर्थ अट्रैक्ट करता है बॉडी ऑफ मास को m इसके सेंटर की तरफ, बॉडी ऑफ मास m टूवर्ड्स इट्स सेंटर, वो क्या होता है, f होता है हमारे पास जिस फोर्स के साथ करता है, वो होता है हमारे पास Gm_me/RE²। आगे आपसे मज़ीद पूछा जा सकता है कि भाई अब बताओ कि जो RE है उसकी वैल्यू क्या है, सॉरी RE जो है हमारे पास वो क्या है, 6400 किलोमीटर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, वेयर RE इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड ME इज़ द मास। तो RE क्या है हमारे पास, वो रेडियस है, और रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर अर्थ का, एंड ME क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास मास। द मटीरियल डज नॉट मैटर, आयरन वुड लेदर ETC। तो इसी सूरत में आपने यहाँ से ये भी याद रखना है कि जो मटीरियल होता है हमारे पास वो मैटर नहीं करता, वो आयरन का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है। ऑल फील द फोर्स इज इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। तो हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं फोर ऑल फील द फोर्स, वो तमाम फोर्स फील करती हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस के। इफ़ द बॉडी कैन फील फ्रीली देन इट विल एसिलरेट। तो ये अलग से एक लाइन आपने याद रखनी है कि अगर हम बॉडी को, इफ़ द बॉडी कैन फील फॉल फ्रीली, अगर हम किसी बॉडी को गिराते हैं, फिज़िक्स में बॉडी इंसानी जिस्म को नहीं बोलते, बॉडी से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, टेबल भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, बेड भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बॉडी से मुराद कोई भी चीज़ आप समझ लो जिसको हम फॉल फ्रीली, यानी उसको अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो इट विल एसिलरेट, तो वो एसिलरेट करेगी। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ऊपर हमारे पास जो चीज़ थी द वैल्यू ऑफ G, तो ये मैंने यहाँ से मिस कर दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ G क्या है हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये वैल्यू ऑफ G भी आपको याद होनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ आपका बन सकता है। ऊपर क्या है, ऑब्जर्विंग द पीरियड ऑफ फ्री ऑसिलेशन, तो इसका फॉर्मूला भी अगर आप याद करते हो तो बेहतर होगा, T = 2π√I/K। लेकिन इसको छोड़ दो, कोई ख़ास फार्मूला नहीं है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, वी मैयर G द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैपिटल G का हमारे पास क्या था, वैल्यू क्या थी कैपिटल G की 6.67 एक्सपोनेंट -11, और जो स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी वैल्यू होती है उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, रिड्यूस द अर्थ मास, अर्थ का मास इतना होता है 5.97 एक्सपोनेंट 24 kg, इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना है आपने। आगे बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या होता है, वो होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला VE = 4/3 πr/e³, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.08 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब। इसको साथ में नोटबुक में लिखते जाना है, अभी तो याद नहीं होंगी, लेकिन इसको आपने बाद में लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो इसको आपने रटते रहना है जब तक याद नहीं हो जाए। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया। आगे डेंसिटी ऑफ अर्थ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P = VE/ME, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5462 kg मीटर माइनस क्यूब। सो दिस इज़ 5.462 टाइम्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास आपने यहाँ से एक और चीज़ सीखी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ देखा आपने, सही हो गया, डेंसिटी ऑफ अर्थ देखी, और नेक्स्ट आपने पॉइंट क्या देखा कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है हमारे पास वो 5.462 टाइम ग्रेटर है किसके, वाटर की डेंसिटी से। तो हमारे पास क्या है, सो टेल्स अस दैट द अर्थ मस्ट बी क्वाइट डेंस इनसाइड। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, जो अर्थ की डेंसिटी है वो वाटर से 5.462 टाइम्स ग्रेटर है। आगे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन रेडियस गिवन पॉइंट r एंड गिवन n इक्वल्स टू VER = तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए सबसे पहली बार, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, VR = -Gm/r। आगे बाकी फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम डिटेल में नहीं जाने वाले। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड फॉर अ बॉडी टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि हम जो किस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो दो पॉइंट है हम जो है ये इन एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशन, हम किस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, अगर हमने मिनिमम वेलोसिटी जो है वो नीड ऑफ बॉडी के लिए एस्केप करे अर्थ ग्रेविटी को। वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड, वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशन। कौन सी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन अब आपने देखने की एक्सप्रेशन कौन सी यूज़ होनी है, तभी आप इस MCQ का आंसर दे पाओगे। फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ द पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज़ 0। तो अर्थ से फॉर अवे
तो हमारे पास क्या है, अर्थ फ्लोर अवे फ्रॉम द अर्थ द पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो जीरो होती है, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो दोनों जीरो होती हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, भाई यही रखो कि जीरो होती हैं जो भी चीज़ इससे रिलेटेड आ जाए। और वो जो फॉर्मूला हमारे पास था वो हमारे पास यही लिखा हुआ है, रिक्वायरिंग दैट के ई प्लस पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू के ई प्लस पी आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी गिव्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। फ्रॉम दिस वी दिस putting in some numbers we find that for the earth v is equal to 11.2 kilometer per second and for the sun तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, तो जो कि हमारे पास अर्थ की इतनी है और सन की जो है वो 618 किलोमीटर पर सेकेंड है। फॉर अ ब्लैक होल द एस्केप वेलोसिटी हमारे पास अर्थ की 11.2 है और सन की कितनी है 618 किलोमीटर पर सेकेंड। फॉर अ ब्लैक होल द एस्केप वेलोसिटी इज सो हाई दैट नथिंग कैन एस्केप। माशाल्लाह, तो हमारे पास जो है यहाँ पर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और सन की हमारे पास है 618 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो ब्लैक होल की बात होगी तो इसको एस्केप वेलोसिटी जो है वो हाई है, यानी कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल का आपको पता है हर एक चीज़ अपनी तरफ खींचता है और उसके अंदर से हम जो है एस्केप नहीं कर सकते, तो कोई वेलोसिटी भी एस्केप की इसकी नहीं है। इवन इफ इट कुड मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर एक और बात की गई है कि भाई अगर स्पीड ऑफ लाइट भी हो तो तब भी ब्लैक होल से आप नहीं निकल सकते, यानी एस्केप वेलोसिटी उसकी फिर भी ज़ीरो ही होगी, यानी नहीं होगी। बस आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ब्लैक होल कैन बी ऑब्जर्व बिकॉज व्हेन मैटर फॉल्स इनटू देम। आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हो कि ब्लैक होल को हम ऑब्जर्व कब कर सकते हैं, यानी यही नॉर्मली शो नहीं होता होगा, ये शो कब होता है हमारे पास, जब इसके अंदर कोई भी मैटर फॉल करता है तो ये हमारे पास जो है सर्टेन काइंड ऑफ रेडिएशन इसके अंदर से एमिट होती है। ऐसी सूरत में हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर ब्लैक होल है। जब इसके अंदर मैटर गिरता है तो रेडिएशन एमिट होती है, तो हमें पता चल जाता है, हमें मतलब साइंसदानों को पता चलता है जो चीज़ इसके अंदर गिर गई ब्लैक होल आ गया, इसका मतलब है ब्लैक होल मौजूद है, क्योंकि मैटर गिरा उसके अंदर रेडिएशन बनी तो हमें पता चला कि यहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है। नेक्स्ट यह लिखा है कि सैटेलाइट्स के क्या प्रॉब्लम होते हैं। अ सैटेलाइट इज़ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ओवर द अर्थ सरफेस। तो सैटेलाइट जो होते हैं हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट के यानी अर्थ के सरफेस में घूम रहा होता है गोल डायरेक्शन में। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज़ ये अर्थ रेडियस एच इज़ द हाइट। ये आपने याद रख लेना है। इसके अंदर मैं क्या भी डिटेल में जो फॉर्मूले हैं सारे के सारे, वी नोट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। इसको एज इट इज़ आपने नहीं याद रखते जाना, इसको आपने प्रॉपर याद रखना है कि फॉर्मूला किस चीज़ का है। ये बीच में जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं इनको आप एज इट इज़ छोड़ दो, इसको ज़रूरत नहीं है करने की। आगे हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। क्लियरली इट हैज़ 2 पार्ट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अब यहाँ से हमारे पास आपसे एक शॉर्ट में एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई टोटल एनर्जी सैटेलाइट की क्या होगी अगर वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड। तो फिज़िक्स में आपको याद होगा कि शॉर्ट में आपसे एक न्यूमेरिकल पूछते हैं और बाकी सारे के सारे रीजनिंग होते हैं। और शॉर्ट में हो सकता है रीजनिंग आपसे पूछेंगे और न्यूमेरिकल शायद शॉर्ट में ना पूछे। न्यूमेरिकल ज़्यादातर हमारे पास 2 से 3 न्यूमेरिकल तो आपके लॉन्ग में पड़े होते हैं। तो न्यूमेरिकल ज़्यादातर फिज़िक्स 101 में लॉन्ग के अंदर आते हैं, शॉर्ट के अंदर आपने रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। तो ये रीजनिंग वाले सवाल आपने कर देने पहली फुर्सत में और इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है, इसमें कोई आपने फॉर्मूले को नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख दो, अगर ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो इससे तो वो भी बेहतर है। तो क्या हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी सैटेलाइट की अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं तो क्या होगी, तो यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है। तो हमारे पास एक फेमस डिस्कवरी है एस्ट्रोनॉमर जॉन केपलर की सम 300 ईयर्स अगो। तो 300 साल पहले की हमारे पास जो है वो उसने कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी, फेमस डिस्कवरी की थी। जो एस्ट्रोनॉमर था एक, जो नाम था उसका जॉन केपलर। तो वो क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग अ प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट आप याद रख लो कि द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लेनेट, वो लाइन जो प्लेनेट को ज्वाइन कर रही है टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज। तो एरियाज कितना होता है, इक्वल एरियाज किस में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये स्टेटमेंट याद रखो, कहा किसने था, यानी डिस्कवरी किसकी थी, एस्ट्रोनॉमर था एक, नजूमी था, क्या नाम था, जॉन केपलर था। कितने टाइम पहले, 300 साल पहले इसने ये चीज़ कही थी, डिस्कवर की थी। अब हम क्या कहते हैं, वी कैन ईजिली से दिस फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉल्ड डेल्टा ए, द एरिया स्वेप्ट आउट इन टाइम डेल्टा टी। अब इन्हें इसके किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ जोड़ दिया। बाकी समझने वाली चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो।
अब यहाँ से लेक्चर 21 भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22। इस वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 19, 20, 21 को कर लिया। अब 22 रहता है, तो 4 लेक्चर यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे और 5वें को देखेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो 5वें को छोड़ देंगे, अगली वीडियोस में बाकी के लेक्चर जो हैं वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब हमारे पास लेक्चर नंबर 22 हमारे पास आ चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 भी होगा, तो 1 हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे पहला MCQs क्या शो हो रहा है हमारे पास, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो कौन सी चार्जेस रिपेल करती हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं, बट बाय हाउ मच, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ आ गई, पीछे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाली हो गई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की लॉ हो गई, वो आपको याद होनी चाहिए थी। स्टेटमेंट शॉर्ट में पूछी जा सकती थी। अब यहाँ पर आपसे कूलम लॉ की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है शॉर्ट में, स्टेटमेंट आपको भी याद होनी चाहिए। तो बाई बट हाउ मच, तो कूलम्स लॉ हमारे पास क्या स्टेट करता है कि द लॉ स्टेट दैट दिस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ, क्या चीज़ डिपेंड करती है, लाइक और अनलाइक के बारे में बात हो रही है कि कितनी, बाय बट बाय हाउ मच, कितना अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज़ कूलम्स लॉ ने बताई कि भाई दिस डिपेंड, ये डिपेंड करता है बोथ अपॉन द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के और उनके दरमियान जो जितना डिस्टेंस है उसके ऊपर। तो कूलम्स ने क्या कहा भाई, जो लाइक चार्जेस रिपेल करती है, अनलाइक अट्रैक्ट करती है। तो किसी ने पूछा भाई कितनी अट्रैक्ट करती है, बट बाय हाउ मच, कोई वैल्यू तो बताओ कितनी अट्रैक्ट करती है। तो कूलम साहब आए, उन्होंने कहा भाई ये डिपेंड करता है अपॉन द स्ट्रेंथ, यानी ये स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है दोनों चार्जेस का। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट उसने कहा कि स्ट्रेंथ के साथ साथ उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकल में हम लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पहली फुर्सत में। जैसे ऊपर ग्रेविटेशनल का था F=G m1m2/r², वो इम्पोर्टेंट था, याद होना चाहिए। इसी तरह से ये भी याद होना चाहिए कि F=K(Q1Q2)/r²। तो पहले ये क्या था, प्रोपोर्शनल था, F(Q1Q2)/r², जो कि हम कन्वर्ट करेंगे जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल टू तो लाजमी ही आएगा, साथ में कांस्टेंट अल्फ़ाबेट आ जाएगा। वो क्या है, F= प्रोपोर्शनल हटा तो इक्वल टू लग गया, और वो कांस्टेंट क्या था, K था, Q1Q2/r²। आगे क्या हमारे पास, इन द MKS सिस्टम चार्ज इज मेजर्ड इन कॉलम। एक इम्पॉर्टेंट MCQ हमारे पास, MKS की फुल फॉर्म आपने देख लेनी है। MKS सिस्टम के अंदर हमारे पास चार्ज को हम किस में मेजर्ड करते हैं, तो चार्ज को हम कूलम में मेजर्ड करते हैं, और इसका सिंबल भी आपको याद होना चाहिए कि कूलम को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और K हमारे पास इटसेल्फ किसके इक्वल है, हमारे पास 1/4π, 1/4πε0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ K है, यानी जैसे ऊपर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G था, जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसी तरह K भी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये कूलम कांस्टेंट है। और इस K की वैल्यू हमारे पास है 8.99 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसी तरह ε0 भी एक कांस्टेंट है और इसकी एक वैल्यू है हमारे पास, वो है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह पाई जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास है 3.14। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिस सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रेविटी एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड नॉट मासेस आर द सोर्स ऑफ फोर्स। अगेन ये समझने वाली बातें हैं, तो इसको समझने वाले ही समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। ऊपर हमने देखा साउंड वेव्स कैरी क्या करता है, एनर्जी करता है। इसी तरह दूसरे तीसरे चैप्टर के अंदर भी हमने देखा। तो इसी तरह चार्ज क्या है हमारे पास, एक क्वांटाइज है। ये छोटे छोटे MCQs 4-5 ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, तो ये जो है आपसे लाजमी पूछे जाते हैं, तो इनको तो आपने याद रख लेना है, क्योंकि ये छोटे छोटे MCQs हैं। तो ये पॉइंट्स आप हैंड आउट से ही कर सकते हो। तो चार्ज क्या है हमारे पास, क्वांटाइज्ड है। दिस मीन दैट, यानी इसका क्या मतलब है कि चार्ज कम्स इन सर्टेन यूनिट्स ओनली। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है भाई, कि चार्ज जो है वो हमारे पास सर्टेन यूनिट्स के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ आता है। तो इसी सूरत में जो, या फिर आपसे ये MCQs ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार मैं एक बात बताऊँगा तो वीडियो फालतू में लंबी होती जाएगी। तो ये पहली वीडियो है, तो इसके अंदर मैं खुल के सारी चीज़ें बता देता हूँ। आगे जो ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊँगा इतनी डिटेल में। तो चार्ज इज क्वांटाइज, आपको वीडियो ने खुद बता दिया भाई चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। तो आगे आपसे रीज़न पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज क्या है।
तो चार्ज इसका मतलब है कि वो सर्टेन यूनिट्स के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो जो साइज़ ऑफ द चार्ज कैन ओनली बी, तो ऐसी सूरत में जो चार्ज की साइज़ है वो क्या होगी, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव ई हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 ई हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव 3 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और ऐसी सूरत में जो ई, हर एक के साथ ई जो लिखा हुआ है, चार्ज का ई जो लिखा हुआ है, ये कितने के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ द फिजिक्स के अंदर आपने याद रख लेनी है, वरना शामत लग जाएगी, और यूनिट और सिंबल भी पता होना चाहिए। इज़ द वैल्यू ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ प्रोटॉन, तो हमारे पास जो ई की वैल्यू होती है इतनी कूलम होती है जो हमने वैल्यू देखी, और ये क्या है हमारे पास वैल्यू ऑफ चार्ज जो प्रोटॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। वी कॉल द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन पॉजिटिव, तो हमारे पास जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है जो कि 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दिस मेक द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या करता है, ये चार्ज को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो आगे लिखा हुआ है भाई चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से आपको पता चली कि भाई चार्ज सिर्फ क्वांटाइज नहीं होता। क्वांटाइज से हमने क्या देखा, क्वांटाइज का मतलब क्या है कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ सर्टेन यूनिट्स के अंदर होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है, दिस चार्ज इज नेवर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ आ गई, चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, कि इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो दिस मीन यानी चार्ज हमारे पास वो क्रिएट नहीं किया गया और ना ही डिस्ट्रॉयड किया गया। चार्ज क्वांटाइज है और चार्ज कंजर्व्ड भी है, तो ये दोनों वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ चार्ज इज, द चार्ज इज, ऑप्शन दे देंगे कंजर्व्ड, क्वांटाइज, कुछ और दे देंगे, नन ऑफ दीज दे देंगे, बोथ दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वांटाइज भी है और कंजर्व्ड भी है। बाकी क्या है, द टोटल चार्ज एट एन अर्लियर टाइम इज इक्वल टू द चार्ज एट अ लेटर टाइम, तो हमारे पास जो अर्लियर टाइम पे जो चार्ज है वो इक्वल होगा किसके, लेटर टाइम पे, यानी अर्लियर लेटर जो टाइम है वो दोनों पे इक्वल होगा चार्ज हमारे पास। तो नीचे ये चीज़ें लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एनिलेटेड एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल पेन। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रख लो फॉर्मूले के साथ साथ कि कब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी जाएगी, ये तीनों इक्वेशन को देख लो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो है फील्ड। तो फील्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन याद रख लो बस काफ़ी है। दिस इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू एट एनी पॉइंट इन स्पेस एंड एट एनी टाइम। तो हमारे पास क्या है कि फील्ड क्या है, एक क्वांटिटी है जिसकी हमारे पास एक वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट पे, स्पेस के अंदर या फिर किसी भी टाइम पे। सही है, ये सिंपल से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ अ स्केलर फील्ड। तो फील्ड के एग्जांपल के अंदर हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ गई, स्केलर फील्ड की एग्जांपल आ गई, विच इज़ अ सिंगल नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी, जो भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, एक सिंगल नंबर है, स्केलर फील्ड क्या है, एक सिंगल नंबर है किसी भी वैल्यू के लिए। एग्जांपल क्या आ जाएंगी फील्ड के अंदर, टेम्परेचर इनसाइड अ रूम, डेंसिटी इन अ ब्लोइंग विंड। तो ये आपने याद रखना है कि टेम्परेचर इनसाइड अ रूम, डेंसिटी इन अ ब्लोइंग विंड किसकी एग्जांपल है। सही है, समझ आ गई। आगे क्या लिखा हुआ है भाई, स्केलर फील्ड के अंदर तो इसकी एग्जांपल मौजूद है फील्ड की, इसी तरह वेक्टर फील्ड के अंदर भी इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। देयर आर ऑल्सो वेक्टर फील्ड, जिस तरह स्केलर फील्ड है उसके अंदर इनकी एग्जांपल्स मौजूद है। स्केलर फील्ड के अंदर क्या एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो टेम्परेचर इनसाइड अ रूम और डेंसिटी इन अ ब्लोइंग विंड। आगे क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर फील्ड के अंदर भी इनकी एग्जांपल्स मौजूद है, विच कंप्राइजेज ऑफ 3 नंबर्स एट ईच वैल्यू। ऊपर क्या था, फील्ड हमारे पास जब स्केलर थी तो वैल्यू कितनी थी, सिंगल थी, एग्जांपल्स 2 थी। यहाँ पर वेक्टर फील्ड के अंदर नंबर्स जो हैं वो 3 हो गए, और एग्जांपल्स जो लिखी हुई हैं वो हमारे पास है वेक्टर फील्ड की, द वेलोसिटी ऑफ विंड, द प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड, और इवन अ शुगर केन फील्ड। तो ये याद रखना है आपने यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जाम्पल हो सकती है किस चीज़ की, वेक्टर फील्ड की, एंड विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वन आवर पर्पज, इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। तो ये आपको याद होना चाहिए ये स्टेटमेंट। आगे फालतू लाइनें लिखी हुई, इसको आपने याद रख लेना है, इसको मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं, इनको आपने पहली फुर्सत में लिख लो भाई, नोटबुक खोलो, दोबारा से शुरू हो जाओ। द टिपिकल वैल्यूज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन एटम की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर कूलम होता है हमारे पास। मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड टीवी ट्यूब एक्सपोनेंट 5 होता है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोनेंट 2 होता है, इनसाइड अ वायर एक्सपोनेंट -2 न्यूटन पर कूलम होता है। तो ये चारों के चारों वैल्यूज
मैग्नीट्यूड की आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन एटम, टीवी ट्यूब, एटमॉस्फेयर और वायर के अंदर क्या क्या होंगी यूनिट के साथ। मेजरिंग चार्ज आ गया भाई। वन वे टू डू दिस इज टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग अ चार्ज पार्टिकल विद मास m with a force extracted on it by a known electric field. For equilibrium the two forces must be equal and so mg is equal to qe. The unknown charges q can then found from q is equal to mg by e. तो मेजरिंग चार्ज के टॉपिक को आपने डिटेल में समझ लेना है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको आप समझ तो सकते हो एज इट इज़, लेकिन वीयू वाले जो है इसको खुद से एक एमसीक्यू बनाकर आपको देने वाले हैं, तो ये आपको एज इट इज़ समझ नहीं आएगा। तो मेजरिंग चार्ज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन वे इज टू डू दिस इज टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास चार्ज है वो खुद ही मेजर हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के हमारे पास इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्कस किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस की जा रही है, फोर्स डिस्कस की जा रही है। तो सारे के सारे पॉइंट जब आप देखोगे तो तभी आपसे ये चीज़ पूछी अगर जाती है कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो ऐसे तो उतनी नहीं पूछा जाएगा कि फॉर इक्विलिब्रियम द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। ये क्या बात हुई, फॉर इक्विलिब्रियम द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, कहाँ पे इक्विलिब्रियम भाई, इक्विलिब्रियम भी मुख्तलिफ जगहों पे होगा ना, तो आपने टॉपिक को समझ लेना है तो तभी इसका आंसर दे पाओगे। तो ये कोई स्टेटमेंट एज इट इज़ आपने नहीं रटनी है, यहाँ से इसको समझना है। आगे बाकी फालतू लाइनें लिखी हुई है इसको हमने नहीं देखना। आगे हम बढ़ते हैं, इसके अंदर कोई ख़ास नहीं लिखा हुआ, तो अगर आप इस पूरे को पढ़ोगे तो तभी आपको समझ आने वाली है, अदरवाइज इसमें कोई ख़ास लाइन नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्जेस आर इक्वल, तो ये कब होगी, जब ये पॉइंट समझोगे तो तभी पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा दो चार्जेस की वजह से वो इक्वल क्यों होगा, तो तभी आप समझ पाओगे। एज इट इज़ लाइन आपने नहीं रटनी। इसी तरह ये वर्टिकल कंपोनेंट की लाइन होगी कि कैंसल आउट कब करेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब डाउनवर्ड जाएगा मैग्नीट्यूड की तरफ, ये भी वही सेम चीज़ है। अगेन ये स्टेटमेंट्स आपने देखनी है, इसको समझना है तो तभी आंसर दे पाओगे। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 है, तो इस लेक्चर को भी हम कवर कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का पार्ट 2 भी कर लेते हैं। तो 5 लेक्चर हमारे इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। 56 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, घंटा होने वाला है, अब इससे मज़ीद मैं नहीं बोल सकता, तो ये इसको लास्ट समझते हैं लेक्चर। तो 5 लेक्चर हमारे पास पहली वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इस लेक्चर नंबर 23 को देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के अंदर इसके हमारे पास क्या है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, बट हाउ टू कैलकुलेट दिस व्हेन चार्ज आर कंटिन्यूसली डिस्टर्ब्ड ओवर सम रीजन ऑफ स्पेस। तो इस जरूरत में हमने ब्रेक किया स्मॉल इनफ पे, अंदर फालतू लाइनें लिखी हुई हैं। मेन पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है कि चार्ज डेंसिटी के थ्रू, इसकी डेफिनेशन याद रखो। पहली बात यह है कि व्हेन द चार्ज आर कंटिन्यूसली डिस्टर्ब, ऊपर हमने क्या देखा कि चार्ज हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हम चार्ज को डिस्टर्ब करते रहते हैं कंटिन्यूसली ओवर अ रीजन अलाइन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल आर इनसाइड अ मटेरियल, किसी भी रीजन के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी सरफेस ऑफ मटेरियल के ऊपर या किसी भी स्पेयर के अंदर, वी मस्ट स्पेसिफाई द चार्ज डेंसिटी। तो ऐसी सूरत में हमने चार्ज डेंसिटी को लाजमी स्पेसिफाई करना है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी डायमेंशन द रीजन हैज़। अब हमारे पास क्या है, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हमारे पास है डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एस। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे पास है डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। तो सिग्मा और डी हमारे पास ए जो है एरिया हो गया। फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी, रो डी वी। तो पी को हम पी नहीं बोलेंगे, ये रो है हमारे पास, इसको मैं पी बोल रहा हूँ, तो रो डी वी। तो डायमेंशन लेमडा सिग्मा और रो आर डिटरमाइन फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस। तो यहाँ से आपने देख ली चीज़ें कि हमारे पास ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ऊपर जो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ इनसाइड अ ट्यूब, इनसाइड अ वायर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। सेम चीज़ ये भी है, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या है हमारे पास, हाउ वी वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग फ्रॉम अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फालतू की लाइनें लिखी हुई है, जब तक आप फालतू ही हमारे ये फ़िलहाल फालतू ही हैं क्योंकि हमने समझा नहीं है चीज़ों को। जो पॉइंट सिंपल होते हैं समझ सकते हैं हम इजीली, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं बनता, उसके कोई मतलब सेंस बनता है एज इट इज़, तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो उसको आपने समझना है डेरिवेशन को, तो तभी आप समझ पाओगे। द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेमडा डी एस गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड वूज मैग्नीट्यूड इज़ ये। तो ये चार्ज, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेमडा डी एस है, वो राइज कब देगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब उसकी मैग्नीट्यूड ये होगी
ये आप एज इट इज़ रट सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए डायग्राम में क्या हो रहा है, चीज़ें क्या बताई जा रही हैं, तो तभी आप जो है इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फालतू चीज़ें हमारे लिए फ़िलहाल आगे चलते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसको बनाएंगे वो खुद ही, आंसर भी इन्होंने दिया हुआ है। ये रीजनिंग में आपसे पूछ सकते थे वैसे, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं सारे के सारे, कहाँ से समझाऊँ मैं आपको। along a wire that lasts along the z axis, we want to know the electric field at a distance x from the wire by symmetry, the only non cancelling component। ये अगेन समझने वाली बातें हैं, तो इन्होंने कूलम्स लॉ के थ्रू इनको किया हुआ है। अब यहाँ से फ्लक्स का टॉपिक शुरू हो रहा है, तो फ्लक्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है, MCQs के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी। तो हमारे पास क्या है, द फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज़ अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज़ द मैयर ऑफ द फ्लो और पेनिट्रेशन ऑफ द फील्ड। तो हमारे पास फ्लक्स क्या है, हमारे पास मैयर है, फ्लो का मैयर है, या फिर पेनिट्रेशन किसी भी वेक्टर फील्ड की, किसके थ्रू, थ्रू एन इमेजनरी फिक्स्ड सरफेस। सो इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉर्मल टू अ सरफेस ऑफ एरिया ए, तो इसी सूरत में हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो फाई है, हमारे पास किसके इक्वल होगा, EA के इक्वल होगा। और फ्लक्स के हमारे पास न्यूमेरिकल भी भाई आते हैं पेपर के अंदर, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे मज़ीद फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास फाई इज इक्वल टू E डॉट DA जो है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने याद रख लेना है। आगे मज़ीद लाइनें लिखी हुई है जो कि आप ऐसे नहीं समझ सकते, इसके लिए आपको टॉपिक जो है वो डिटेल में समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपने टीचर के लेक्चर को सुनना पड़ेगा, यूट्यूब पे किसी जिसने समझाया होगा उसको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको 80 से ऊपर कोर्स जो है वो आपका हैंड आउट से कवर कर लूँगा, बाकी जो चीज़ें बच रही हैं वो समझने वाली, समझोगे नहीं कर पाओगे, और मुझे समझाना आता नहीं है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता हर एक चीज़, मैं वो लाइनें आपको समझा सकता हूँ जो मुझे समझ में आ रही है। अब गोज लॉ क्या है हमारे पास, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग अ क्लोज सरफेस। अब ये गोज लॉ भी है, आपने याद रखनी है। कूलम लॉ ऊपर हो गई, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स की यूनिवर्सल लॉ थी वो आपने कर ली। जो लॉज है ना इनको आपने याद रखना है, वरना आप जो है पिटोगे। सही है, डॉपलर इफेक्ट हो गया, उसको भी याद रखना है। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, आपसे ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैविंग अ क्लोज सरफेस इन इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो क्या कहलाती है हमारे पास, गोस लॉ की स्टेटमेंट है, इसको आपने एज इट इज याद रख लेना है। आगे क्या लिखा हुआ है, बाकी फालतू लाइनें लिखी हुई, अगर ऊपर समझोगे तो तभी इसको समझ पाओगे। आगे क्या लिखा है, गोस लॉ एट होलो स्फीयर दैट इज चार्ज ओनली ऑन एंड ऑफ सरफेस एट अ डिस्टेंस आर, नाउ वी इनसाइड द ये स्पेयर चार्ज क्यू इज बिलो 0 होगा, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बट इफ वी आउटसाइड द टोटल चार्ज इज बिलो 0। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कूलम्स लॉ को मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कूलम्स लॉ को लाजमी आपने समझ लेना है। कूलम्स लॉ को एज इट इज़ आप समझ लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल को समझ लो, डॉपलर इफेक्ट को डिटेल में समझ लो। ये डिटेल में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, MCQs में भी पूछ सकते हैं, घुमा के भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर से पॉइंट आ सकते हैं, जो प्रॉपर थ्योरी दी हुई है ना वो उसके अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर जो चीज़ है, और आंसर भी आप तभी कर पाओगे कि क्यों चार्ज स्पेयर का चार्ज क्यों इनक्लोज क्यों 0 होगा, कब 0 नहीं होगा, कब ये किसी फॉर्मूले के इक्वल होगा, किसी इक्वेशन के इक्वल होगा, तो तभी आंसर दे पाओगे जब पढ़ा होगा। तो हमारे पास क्या है, एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर्स गोज लॉ इज एप्सिलॉन नॉट T 4/r² इज इक्वल टू Q इनक्लोज। नाउ इफ वी आर इनसाइड द स्पेयर, अगर हम स्पेयर के इनसाइड होंगे तो इस सूरत में जो Q इनक्लोज है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा, और वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होंगे। और जब हम आउटसाइड होंगे तो टोटल चार्ज जो Q इनक्लोज वो Q के इक्वल होगा, और इसी सूरत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई 4/ε0 Q डिवाइडेड बाई r², विच इज़ एज इफ ऑल द चार्ज वॉज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ये चीज़ आपने याद रख ली कि जब हम इनसाइड द स्पेयर थे तो चार्ज इनक्लोज Q जो था वो 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो नहीं थी। जब हम आउटसाइड गए तो चार्ज इनक्लोज जो Q 0 था पहले, वो बाद में अब क्या हो गया, आउटसाइड में वो Q के इक्वल हो गया, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि बिल्कुल भी नहीं थी वो हमारे पास किसके इक्वल हो गई, 1 डिवाइडेड बाई 4/ε0, और आगे Q डिवाइडेड बाई r² के इक्वल हो गया। आगे क्या लिखा है भाई, टीचर बोल रहे हैं कि भाई बदकिस्मती से ये पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए कि मैं प्रूव कर सकूं गोज लॉ को इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड द स्पेस अवेलेबल, बट द ग्रेटर जनरल मेथड कैन बी आउटलाइन एज फॉलोज, टेक एनी वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय इनटू द लिटिल क्यूब ईच। अब ये टीचर ने उन बच्चों के लिए लिखा है जिन्होंने उनके लेक्चर को सुना है, हमने तो सुना ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि भाई टीचर ने पूरा प्रूफ किया भी है या नहीं। तो हमारे पास चीज़ें मौजूद है, बस हमने देख लिया।
और यहाँ पर लेक्चर नंबर क्या था हमारे पास 23 भी कवर हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर जो है इतना ही रखते हैं। वीडियो जो है वो भी लंबी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा घंटे से ऊपर हो चुकी है। और इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो लेक्चर नंबर 19, 20, 21, 22, 23 यानी 5 लेक्चर्स को कवर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके अंदर काफ़ी पॉइंट जो वो क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले मेरी वीडियोस को आपने पूरा देख लेना है, हैंडआउट्स की वीडियोस को देख लो। उसके बाद एमसीक्यूज़ को करो ना, पास पेपर के एमसीक्यूज़ को करो, पता तो चले कि आंसर सही है या गलत है। पास पेपर के एमसीक्यूज़ आपने देखे हैं, उसके अंदर आंसर हर 10 सवाल के बाद आपके 3 आंसर गलत होते हैं। और फर्स्ट करो वही 3 आ गए पेपर में, तो आप तो तुक्का अगर लगाते तो 3 में से हो सकता है एक सही हो जाता। लेकिन अगर आप गलत याद करके जाओगे तो आपने डायरेक्ट गलत पे टिक करके चले गए। समझ रहे हो ना, ये चीज़ होती है। तो आपने आंसर 1 कर लो, 2 चैप्टर कर लो, लेकिन सही से करो। आपको आंसर सही पता होना चाहिए भाई। एक सवाल करेक्ट कर कराओ, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये मैंने सही किया हुआ है, ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है। तो आप खुद भी चेक करो। अब मैंने फिजिक्स की ऑलरेडी फाइनल टर्म की वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ था फॉल 2023। तो अब लोग उसको नहीं देखेंगे, बोलेंगे कि भाई ये तो पुरानी वीडियो है। कोर्स तो आपका वही है ना भाई, तो उसको भी देखो। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ कवर किए हुए हैं। तो हैंडआउट्स की वीडियोस को भी देखो, उसको भी देखो, दोनों चीज़ें साथ साथ जो है वो लेते जाओ। पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हैंडआउट्स की वीडियोस कंप्लीट देखो। जब आप किसी की वीडियो देखोगे, किसी हैंडआउट्स को उठाओगे, किसी एमसीक्यू की रिपीटेड फाइल को उठाओगे, खुद तो पता होगा ना कम से कम ये चीज़ मेरे बुक के अंदर इंक्लूड है, ये मेरे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, इसका आंसर करेक्ट है या नहीं है। या फिर आपको ये तो पता होगा कि कौन से चैप्टर पे बात हो रही है। भाई मैंने वीडियो मैसेज की वीडियो देखी थी, उसके अंदर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स की बात हो रही थी। यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है। अब मैं जाऊँगा वीडियो के देख लूँगा या फिर हैंडआउट्स को उठाऊँगा, लेक्चर नंबर उसी में जाऊँगा, वेव्स के लेक्चर में जाऊँगा, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को एक दफ़ा दोबारा देख लूँगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या फिर अगर मैंने अमल किया होगा, नोटबुक बनाई होगी, तो साथ में जाऊँगा, पीछे जाऊँगा, उसी पॉइंट में जाके देखूँगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की क्या एग्जाम्पल्स थी, वो क्या प्रोपोर्शनल होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, भाई साउंड क्या कैरी करता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें। तो अगले आने वाले लेक्चर जो इतने ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ में नहीं होंगे। पॉइंट्स मैं सारे बताऊंगा, लेकिन अब बार बार बताऊंगा नहीं एक एक चीज़, जिस तरह से इस वीडियो में बताया मैंने। इसी वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। 5 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं, घंटे से ऊपर वीडियो हो चुकी है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अब नेक्स्ट मज़ीद 5 लेक्चर मैं कवर करूँगा, 4 से 5 लेक्चर हर एक वीडियो के अंदर कवर करते जाएंगे हैंडआउट्स के। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।